प्रियंका शंखनाथ प्रस्तुत बिझनेस मंत्र या कार्यक्रमात आपलं स्वागत आहे. आज आपण भेटणार आहोत अशा तज्ञ आर्किटेक्ट्सची ज्या केवळ रचनात्मक दृष्टिकोनातून नव्हे तर व्यावसायिक दृष्टिकोनातूनही आपली वेगळी ओळख निर्माण केलेली आहे. ते म्हणजेच जयकृष्णन पिल्ले व त्याचबरोबर गार्गी चाटी. सत्वम सोल्युशन या आपल्या स्थापत्य फर्मच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक दर्जेदार आणि ग्राहक केंद्रित प्रकल्प पूर्ण केलेले आहेत. त्यांचा दृष्टिकोन हा केवळ इमारती उभारण्यापुरता मर्यादित नाही, तर तेथील ऊर्जा, सौंदर्य आणि उपयुक्तता यांचा समतोल राखण्यात आहे. चला तर मग आजच्या या भागात आपण जाणून घेऊयात त्यांच्या व्यवसायाची सुरुवात, आव्हाने, अनुभव आणि त्यांचं प्रेरणादायक बिझनेस मंत्र. नमस्कार मॅम. नमस्कार सर. शंखनाथ प्रस्तुत बिझनेस मंत्रामध्ये आपलं दोघांचंही स्वागत आहे. गार्गी मॅम, तुमच्यासाठी माझा पहिला प्रश्न की सत्वम सोल्युशन याची सुरुवात कशी झाली, ही कल्पना नेमकी कशी सुचली तुम्हाला? मी आधीपासूनच सांगते सगळं. ओके. जसं मी जेव्हा 12th ची एक्झाम देत होती तेव्हाच माझ्या डोक्यात होतं की मला आर्किटेक्ट व्हायचं आहे. आणि इव्हेंच्युअली मग मी BArch मध्ये ऍडमिशन घेतली. प्रियदर्शनी इन्स्टिट्यूटमधनं आम्ही, म्हणजे मी आणि यांनी दोघांनी आम्ही BArch केलं. आणि त्यानंतर जेव्हा आम्ही असंच फिरायचो किंवा बिल्डिंग्स बघत राहायचो, कारण आपण शिकता शिकता आपलं जे विजन आहे ते किंवा दृष्टी आपली हे होत असते, म्हणजे वाढत असते. तर तेव्हाच आम्हाला असं वाटायचं की भारतीय बिल्डिंग्स जे आहेत, इंडियन बिल्डिंग्स जे आहेत, त्यांचं एस्थेटिक्स खूप छान असायला पाहिजे. आणि ग्लोबल लेवलवर एक इंडियन बिल्डिंग जर म्हणलं तर सगळ्यांच्या दृष्टीमध्ये एक विचार आला पाहिजे, एक चित्र आलं पाहिजे. तर ते एक होतं. प्लस फंक्शनॅलिटी एक आमच्या डोक्यात होता आधीपासूनच की लोकांना चांगले बिल्डिंग्स, सुंदर दिसणारे बिल्डिंग्स तर हवेत, पण युजर फ्रेंडली हवे, फंक्शनॅलिटी खूप छान राहायला पाहिजे बिल्डिंग्सची. तर आपण नुसतं जॉब करून हे होऊ शकणार नाही. जर आपल्याला काही चेंज हवं असेल तर आम्हाला स्वतः त्याच्यात उतरावं लागेल आणि जे जे प्रॉब्लेम्स आहेत त्याला ठीक करावे लागतील आणि चांगले सोल्युशन्स आणावे लागतील की जेणेकरून लोकांना चांगला अनुभव मिळेल बिल्डिंग्स आणि स्पेसेस यूज करायचा. तर म्हणून आम्ही दोघांनी आमची फर्म स्टार्ट केली. म्हणजे त्याच्या आधी पण आम्ही प्रॅक्टिस केलं. BArch नंतर आम्ही AB डोंगरे आर्किटेक्ट्सकडे आम्ही दोघांनी काम केलं होतं. आणि त्यानंतर यांनी PG केलं आणि मी आपल्या प्रॅक्टिसमध्येच लागली होती. मग आम्ही दोघांनी सुरुवात केली सत्वम सोल्युशन्स नावानी. आणि त्याच्या मागे हे होतं की सात्विक भावना, सत्वम याच्याकरता कारण सात्विक भावना. तर सात्विक भावना आमच्या कामामधनं दिसलं पाहिजे, आमचे रिलेशन्स जे क्लायंट सोबत आहेत ते सात्विक राहायला पाहिजे. आणि जे स्पेसेस आम्ही डिझाईन करू त्याचे सगळे फीचर्स सात्विक राहायला पाहिजे. फीचर्स म्हणजे त्याचं जे यूज होणार आहे ते दिसायला कसं राहणार आहे ते. तर म्हणून हे सत्वम सोल्युशन्स नाव पडलं आणि त्या याने आमचं काम सुरू झालं. फारच सुंदर. सत्वम सोल्युशनची सुरुवात जी झालेली आहे त्याची संकल्पना जी आहे फारच सुंदर आहे. सर, माझा दुसरा प्रश्न तुमच्यासाठी, मला सांगा की आर्किटेक्चर क्षेत्रात काम करताना तुम्ही कोणत्या प्रकारचे प्रकल्प हाताळता? रेसिडेन्शियल, कमर्शियल किंवा काही खास? काय सांगाल? मैडम, अभी आपको मालूम है कि नागपुर का जो रियल एस्टेट है ये एक बूमिंग स्टेट में है और पूरे भारतवर्ष में ही जो भी डेवलपमेंट चालू है, हम सबको मालूम है कि देश भर में कैसे डेवलपमेंट चालू है, स्पेशली रियल एस्टेट में. तो ये हमारे जैसे आर्किटेक्चर प्रैक्टिस और बाकी जो इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर फील्ड से जो भी बिलोंग करते हैं इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी का समय है. मतलब हम एक अमृत काल में हैं हमारे फील्ड में. तो इस डेवलपमेंट के कारण हर प्रकार के प्रोजेक्ट्स देखने मिलते हैं. रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स तो स्वाभाविक है. रेसिडेंशियल ये एक बेसिक नीड है, ये तो हर किसी को चाहिए. पर उसके साथ साथ बाकी अलग प्रकार के भी प्रोजेक्ट्स देखने मिलते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स हैं. एजुकेशन फील्ड में स्कूल बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, तो अभी हम कुछ स्कूल बिल्डिंग्स कर रहे हैं. टूरिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है,
तो अभी जैसे नागपुर रीजन में आपको मालूम है पेंच काफ़ी जी। फेमस है, Yes. सब वीकेंड में लोग जाना चाहते हैं पेंच हाँ। में, तो उसमें रिजॉर्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो पेंच में का नाम है, ऐसे रिजॉर्ट प्रोजेक्ट्स भी हमको मिल रहे हैं और हम लोग वाह। अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा। फिर उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स हैं। इंस्टीट्यूशनल मतलब जैसे कॉलेजेस हो गए, ओके। जैसे हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अभी बहुत अच्छा सुंदर सा एम्फी थिएटर बनाया था, मैडम अच्छा। बताएंगे आगे। और उसके साथ साथ रिसर्च सेंटर्स, लाइब्रेरी, ऐसे ओके। प्रोजेक्ट्स का अच्छा काम चालू है। अच्छा। मेन मोटो ये होता है कि कैसे जैसे मैडम ने अभी बताया कि कैसे भारतीय सौंदर्य शास्त्र मतलब जैसे वास्तुशास्त्र जी। का एक भाग है, सौंदर्य भी जी। आना चाहिए। बिल्डिंग सुंदर जी, दिखना जी। भी बहुत जरूरी है, साथ साथ फंक्शनल होना चाहिए, Yes. क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। कैसे हम लोग एक बिल्डिंग जब बनाते हैं तब कैसे एनवायरनमेंट को कम से कम हानि होनी चाहिए, जी। ये भी एक वास्तु विशारद का या हाँ, हाँ। आर्किटेक्ट का काम है जी। देखना। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए अभी फिलहाल तो हम लोग सारे टाइप के प्रोजेक्ट्स के करते हैं, और जैसे अपॉर्चुनिटीज आती है हम हर बिल्डिंग टाइप को एक अपॉर्चुनिटी जैसे सोच के लेते हैं कि इसमें नया क्या कर सकते हैं, इसमें यूज़र जो है या जो इस्तेमाल करने वाले हाँ, बिल्डिंग, हाँ। उनको एक नया एक्सपीरियंस कैसे दे सकते हैं, जी। ये हमारा मेन मोटो होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि उसके साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। मॅम, तुमच्यासाठी माझा प्रश्न की तुमच्या मते एक यशस्वी आर्किटेक्ट होण्यासाठी कोणते कौशल्य आवश्यक असते? यशस्वी आर्किटेक्ट होण्यासाठी माझ्या हिशोबाने यशस्वी जर बनायचं असेल आर्किटेक्ट्सला, तर 3 गोष्टी जरुरी आहे. ओके. एक तर जे क्लायंट्स असतात आमचे, त्यांची नीड्स समजणं आणि त्याला बरोबर त्याच पद्धतीने त्याला रेखांकित म्हणजे त्याला प्रॉपर आर्किटेक्चरली आम्ही आणि इंटिरियर्स वाईज ते प्रॉपर करता यायला पाहिजे आम्हाला, ओके. प्रॉपर नीड समजून त्यांचं. दुसरं की एस्थेटिक्स, बिल्डिंग एस्थेटिक्स ज्याला म्हणतो, म्हणजे ते दिसणार कसं आहे. तर आणि त्याचे पण खूप सारे एलिमेंट्स असतात, जसं ते बॅलन्स राहायला पाहिजे, फंक्शनली खूप सुंदर राहायला पाहिजे, म्हणजे व्यवस्थित काम करताना कोणतीही गोष्टामध्ये नेगेटिव्ह इम्पॅक्ट नाही व्हायला पाहिजे. म्हणजे दिसतं तर छान आहे, पण ती गोष्ट यूज करायला गेली आणि असं वाटतं की अरे हे बरोबर नाही झालं, तर हे त्या मग आर्किटेक्टची चुकी किंवा इंटिरियर डिझायनरची चुकी, कारण ते समजले नाही त्यांना काय हवं होतं. तर ही गोष्ट समजून घेणं दुसरं. आणि तिसरं म्हणजे आमच्या कामाने आम्ही सोसायटीला आणि लोकांना काय देतोय, म्हणजे व्हॉट इज द थिंग विच वी आर गिव्हिंग देम. तर जसं सोसायटीला आणि एन्व्हायरमेंटला आमच्या प्रोडक्टनी किंवा आम्ही जेही डिझाईन करू त्यांनी काही ना काहीतरी एक चांगली गोष्ट मिळायला हवी. जसं आता आर्किटेक्चरमध्ये फॉर एक्झाम्पल म्हणलं तर बिल्डिंग्समध्ये आम्ही ट्राय करतो की ग्रे वॉटर रिसायकल करू, रेन वॉटर रिसायकल करू. स्मॉल स्केलवर जर असेल, जर टाउनशिप्समध्ये वगैरे तर हे होतच राहतात, पण जर स्मॉल स्केल बिल्डिंग असतील, घरं असतील, तर याला कसं आपण मटेरियलाइज करू शकतो हे सगळं बघणं. तर थ्रू आवर डिझाईन वी हॅव टू मेक शुअर दॅट अ गुड आर्किटेक्ट इज वेन की ह्या 3 गोष्टी तरी आल्या पाहिजे, की त्यांची नीड समजले पाहिजे, त्यानंतर दिसायला सुंदर राहायला पाहिजे, कारण दिसायला सुंदर राहिलं तरच तर छान वाटेल. आणि त्याचे काही एलिमेंट्स आहेत आर्किटेक्चरमध्ये ते फुलफिल व्हायला हवेत. आणि त्यानंतर की सोसायटीला काहीतरी आम्ही देऊ शकलो पाहिजे त्या प्रोडक्टनी. एवढे 3 कौशल्य आपण सांगितले. एवढं 3 तर असं मला वाटतं अजूनही असतील, पण माझ्या हिशोबाने तर एवढे 3 असायला हवं. ओके, फार सुंदर. सर, तुम्ही मला सांगा की क्लायंटच्या कल्पना आणि व्यावसायिक वास्तव यामध्ये तुम्ही समतोल कसं साधता? मैडम, शुरुआत होती है कि क्लाइंट के जब जब कोई प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट लेके आता है, तो उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी नीड क्या है, वो नीड को समझ के हम लोग को बहुत सारी चीज़ें, जैसे किस स्टाइल में जाना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल मैं अभी एक आपको उदाहरण दूंगा कि एक रिजॉर्ट प्रोजेक्ट है. ओके. अब रिजॉर्ट किसी को डेवलप करना है, कोई डेवलपर है जिन्होंने ज़मीन ले ली, अब उनको रिजॉर्ट डेवलप करना है, तो उनके पास ये विजन नहीं होता है साधारणतः कि
उनको ये मालूम है कि हमको रिजॉर्ट डेवलप करना है और किस टाइप में, किस कैटेगरी में रिजॉर्ट डेवलप करना है, पर उनको एक आइडिया देना कि ये किस स्टाइल में जाना चाहिए, कौन सा चीज़ सूटेबल है यहाँ पे, कौन से मटेरियल सूटेबल है, उसमें उनका बजट को मैनेज करना, और साइड बाय साइड हम लोग जो बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट है तो वो अच्छा तो दिखना चाहिए, वहाँ पे प्रीमियम क्लाइंट्स आएंगे, लग्जरी प्रोडक्ट है, तो उस केस में उनको स्पेंड कराना, उनको कितना स्पेंड होना चाहिए वो उनकी तैयारी करवाना, और उसके हिसाब से जो हम लोग पूरा एक वॉक थ्रू बनाते हैं, पूरा डिज़ाइन बनाते हैं, तो वो डिज़ाइन में जो चीज़ें एलिमेंट्स हैं उसकी प्रैक्टिकलिटी और उन्होंने जो सोचा है प्रोजेक्ट में उसका मेल भाव करना ही मेन चैलेंज है। मतलब उसमें उसको उनका नीड समझना, नीड से हमने एक ब्रीफ डिज़ाइन करना, वो ब्रीफ डिज़ाइन करने के बाद उसको कंसेप्चुअल लेवल पे लेके आना, और कंसेप्चुअल लेवल पे लेके आते तो उनके साथ काफ़ी डिस्कशंस होते हैं, कभी उनको पसंद आता है, कभी उनको कुछ और आइडियाज़ चाहिए रहते हैं, तो एक पूरा केस स्टडी होता है कि क्या चालू है, कुछ अच्छे एग्जांपल्स देश दुनिया में, कुछ अच्छे रिजॉर्ट के एग्जांपल्स, उनको उसकी चित्र दिखाना, क्या नए आइडियाज़ हो सकते हैं, उनकी कल्पना क्या है, और उनकी कल्पना में हम कैसे अच्छा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, या वो कल्पना में प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या है। तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज एक तो स्ट्रक्चरल डिफिकल्टी रह सकती है कि इस टाइप की बिल्डिंग बन सकती है, नहीं बन सकती है, अगर बन सकती है तो क्या कॉस्ट है, क्लाइंट वो कॉस्ट बेयर कर सकते हैं क्या, नहीं बेयर कर सकते तो उसको स्केल डाउन करके कैसे प्रैक्टिकल बनाना, तो ये सब है। और मेन चैलेंजेस जो आते हैं वो तो वर्कमैनशिप के आते हैं। वर्कमैनशिप मतलब कारीगर की क्वालिटी, काम की क्वालिटी कि एक अच्छा, जैसे हम बात करें जैसे भारतीय मंदिर अगर देखेंगे तो उसका जो वास्तु है, उसका जो वास्तुशास्त्र है, उसमें आर्टिसन का वर्कमैनशिप का बहुत इम्पोर्टेंस है, सुंदर कलाकारी जो करना है। तो वर्कमैनशिप का इम्पोर्टेंस पहले भी था, आज भी है। आज ऐसा नहीं है कि मॉडर्न मटेरियल है, अगर हमने सामने पत्थर का टाइल लगाया पर लगाने वाले ने अगर अच्छे से नहीं लगाया, उसकी डिटेलिंग अगर हमारी तरफ से अच्छे से नहीं गई, तो जैसे हमारी कल्पना थी वैसे वो नहीं बनेगा। तो हम जो सोचते हैं, जो हमारी और क्लाइंट की कल्पना होती है, और जो बनता है, बनते समय तक, प्रोजेक्ट के आखिरी तक हमको प्रोजेक्ट में सपोर्ट देना पड़ता है, ड्राइंग्स देना पड़ता है, साइट सुपरविजन होता है, जाके बताना पड़ता है, कभी कभी खुद के हाथों से लगा के दिखाना पड़ता है कि ऐसे सोचा है, तो फिर उनको समझ में आता है। जो जिस मिस्त्री है या कॉन्ट्रैक्टर है, उनके सामने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना होता है कुछ कुछ केसेस में, तो उनको ध्यान में आता है कि हाँ ऐसे करना है। और फिर जब वो कोई प्रोजेक्ट हमारी कल्पना में था और हमने 3D में या वॉक थ्रू या मॉडल में बनाया, और वो जब हम रियल में देखते हैं तो उसकी एक अलग, उसका आनंद हमको भी, और जो हमारे क्लाइंट होते हैं, जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है, उनको भी जो आनंद मिलता है वो बिल्कुल सही कहा। अलग उसका अलग आनंद है, क्योंकि अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो मतलब आपके चेहरे पे भी वो आनंद दिखाई देगा। जी बिल्कुल। मॅम, तुमच्यासाठी प्रश्न की या प्रवासामध्ये कोणकोणते मोठे चॅलेंजेस आलेत आणि त्यातून तुम्ही काय शिकलात? सगळ्यात मोठं चॅलेंज तर आता यांनी जे सांगितलं की तेच जे आम्ही विचार केला किंवा जे आम्ही ड्रॉइंग मध्ये बनवतो ते एक्झॅक्ट तसंच्या तसं साईटवर बनत आहे की नाही. तर कारीगर चांगले असतील तर काही प्रॉब्लेम नाही, पण जर नसतील तर त्यांना ट्रेन करणं ते एक खूप मोठी गोष्ट असते की त्यांना ट्रेन करणं आणि ते तसं करून घेणं. आणि दुसरं म्हणजे आजकाल काय की म्हणजे टाइमलाइन्स एक खूप मोठा प्रॉब्लेम असतो. कारण जर कमर्शियल डेव्हलप करायचं असेल तर लोकांना खूप फास्ट हवं असतं, कारण त्यांचं मग ऑपॉर्च्युनिटी कॉस्ट असते ती. तर टाइमलाइन्सला मेंटेन करणं, कारण एका वेळेला आम्ही एकच प्रोजेक्ट नसतो करत, खूप सारे करत असतो. लाईफ इज डायनॅमिक. हा, तर ते पण एक चॅलेंज आहे, कारण बाकी लेबर्स अवेलेबिलिटी, मटेरियल प्रोक्युअरमेंट हे सगळं बघून किती त्या टाइमलाईन मध्ये होऊ शकणं हा एक मोठा चॅलेंज आहे. म्हणजे ड्रॉइंग्स पण करणं, आणि फक्त आर्किटेक्टचं काम फक्त ड्रॉइंग्स करणं हेच नव्हे तर बाकी सुपरविजन पण झालं पाहिजे, एक्झिक्युशन प्रॉपरली होत आहे की नाही ते बघणं. तर एक ओव्हरऑल हे प्रॉपरली विदिन बजेट, विदिन टाइमलाईन होणं तेच एक मोठी गोष्ट आहे असं मला वाटतं, आणि ती एक मोठा चॅलेंज पण आहे. म्हणजे चॅलेंज आहे पण इट कॅन बी अचीव्ड. तो
म्हणजे बस. तर प्रत्येक आपण कोणती सुरुवात जर केली तर हम्म. त्यामध्ये संकट तर येतातच हा. आणि त्या संकटांना पार करून आपण हे यश गाठलेलं आहे. हम्म. ओके. एक और चैलेंज है हाँ। इसमें, एक चैलेंज ये है कि एक प्रोजेक्ट, एक सक्सेसफुल आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट के लिए छोटे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स अलग होते हैं, पर जब प्रोजेक्ट थोड़े बड़े होते हैं तो थोड़े और कॉम्प्लेक्स होते हैं, Okay. उसमें बाकी लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट है हाँ हाँ. या कोई हॉस्पिटल प्रोजेक्ट है, तो इसमें सिर्फ आर्किटेक्ट नहीं रहेगा, आर्किटेक्ट Okay. के साथ में कोऑर्डिनेट करने के लिए और कंसल्टेंट्स रहते हैं। हम्म. तो इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट है, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है, प्लम्बिंग कंसल्टेंट है, ओके. HVAC कंसल्टेंट है, फिर हॉस्पिटल के केस में एक OT कंसल्टेंट भी रह सकता है जो हॉस्पिटल की जानकारी रखता है। तो एक चैलेंज ये भी हो सकता है कि कैसे इन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना है, हाँ हाँ. क्योंकि अभी एक प्लेयर नहीं है, मतलब हम और क्लाइंट जी. नहीं है, हम क्लाइंट और उसके साथ साथ बाकी लोग भी Yes. है, और हर जितने मैंने भी आपको अलग अलग कंसल्टेंट बताया उनके अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स भी है। हाँ. तो इन सब के साथ कोऑर्डिनेशन करने वाला जो व्यक्ति है ये आर्किटेक्ट है या आर्किटेक्ट का ऑफिस है। तो अभी मेरे एम्प्लॉयज और हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन की HVAC वाले की रिक्वायरमेंट क्या थी, उसकी ड्राइंग क्या आई, उसको अप्रूव करना, अप्रूवर के साइट पे भेजना, ओके. और वो काम वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना। हम्म. तो ये भी एक चैलेंज का पार्ट है कि जैसे बड़े प्रोजेक्ट जब कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उसके साथ ये चैलेंजेस भी आती है कि आपको समय देना है प्रोजेक्ट में, ओके. आपको कोऑर्डिनेशन के लिए समय देना है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने डिजाइन बना दिया और दे दिया जी. तो बन जाएगा। उनके ओके. साथ आपको बाकी सारे प्लेयर्स के साथ कोऑर्डिनेट, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ और जितने भी सब कंसल्टेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके वो काम परफेक्टली हो, ये Perfect. देखने जी. आर्किटेक्ट का एक इम्पॉर्टंट चॅलेंज आहे। ओके. सर मला सांगा की सतोम सोल्युशन ही फर्म इतरांपेक्षा वेगळी कशी आहे, त्या कामाचं वैशिष्ट्य कोणते? मैम हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था, हाँ. गार्गी ने भी बताया था थोड़ी देर पहले कि ओके. हमारा जो उद्देश्य था कि वास्तु में, हम्म. वास्तु निर्माण में एक सात्विक भाव आना बहुत ज़रूरी है। जी. इंडिपेंडेंस के बाद आप देखेंगे कि पहले हमारे यहाँ पे हिस्ट्री में जब देखेंगे तो बहुत अच्छा सौंदर्यपूर्ण एक काल रहा है वास्तु जी. का। फिर ब्रिटिशर्स के बाद वाला समय जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड बोलते हैं उसको, उसमें क्योंकि एजुकेशन, आर्किटेक्चर एजुकेशन और ये सब इतना प्रिवेलेंट नहीं था, जितनी भी बिल्डिंग्स बनती थी ब्रिटिश टाइम में, ये सब वहाँ के ब्रिटिश काल में जो यूके में जो फॉर्म्स थी वो वहाँ से ड्राइंग्स भेजते थे। ओके. यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दी। तो अभी का तो अलग चलो, अभी तो बहुत अच्छे आर्किटेक्चर कॉलेजेस जी. हैं और एजुकेशन बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है। तो एक कमी थी, जो गैप था, हमें ऐसा लगा कि हमको उसमें कंट्रीब्यूट करना है। तो सात्विक भाव, जी. ये एक मेन हमारा उद्देश्य, हमारा मेन Okay. गोल है कि स्पेसेस जो रहने चाहिए, बिल्डिंग जो स्पेस बनाते हैं हम लोग, ये स्पेस एक सात्विक नेचर का होना चाहिए। ओके. दूसरा, इसमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे एक स्पेस बन सकता है। ओके. कोई भी स्पेस प्रोजेक्ट में अगर हमको एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्पेस बनाना है तो वो कैसे बनेगी। तीसरा, एस्थेटिक्स, ओके. कि सो वो जो स्पेस है ये सुंदर बनना चाहिए। जी. सात्विक है पर सात्विक में सुंदरता भी है, जी. तो वो सुंदरता आनी चाहिए। हम्म. फिर आप समझिए टाइमलाइन, जी. कि प्रोजेक्ट को टाइमली डिलीवरेबल हम लोग कैसे देंगे, मतलब एक टाइम बाउंड जब रहेगा Yes. तभी उसका आनंद है, नहीं तो वो हाँ. ज़्यादा लंबा होने के बाद उसको किसी को भी उसका फ्रूट जी, जी, में जी. टेस्ट नहीं आएगा, जी. है ना। तो वो एक था कि हमारे जो USP मेन है, सात्विक भाव, एनवायरमेंटल फ्रेंडली डिजाइन, कस्टमर ऑब्सेशन मतलब कस्टमर की नीड क्या है, ओके. कस्टमर की अच्छे से नीड समझ के उनको वो डिलीवर करना, या उसको उनको उनके साथ बैठ के उनसे समझ के उसको कैसे ट्वीक कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें समझ के आगे काम करने को ही कस्टमर ऑब्सेशन ओके. बोलेंगे। ओके. और चौथा, जैसे मैंने बताया आपको, टाइमली डिलीवरेबल, जी. कि जब चाहिए साइट पे तब उनको डिलीवरी मिले। तो ओके. ये हमारे एक चीज़ें जो हम लोग बोल सकते हैं कि एक प्रकार से USP है, ओके. यूनिक सेलिंग ओके. पॉइंट। वैसे हम लोग यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं बोलते उसको, हम लोग इसको हमारे प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं। ओके. बहुत अच्छा. मॅम, तुमच्यासाठी प्रश्न की तुम्हाला आतापर्यंतचा असा काही प्रकल्प सांगता येईल का जो तुमच्यासाठी खूप विशेष होता, जे व्यावसायिक दृष्ट्या म्हणा किंवा भावनिक दृष्ट्या, असं कोणतं प्रकल्प आहे? तसे तर जितके प्रोजेक्ट्स आम्ही करतो सगळेच म्हणजे मी तर खूप त्याला अटॅच होऊन जाते. ओके. तर
एक तर आम्ही 2017 मध्ये एक काम केलं होतं. गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये एक छोटं मिनी ऑडिटोरियम बनवलं होतं. अच्छा. तर ते एक खूप म्हणजे माझं आवडतीचं होतं. आणि आत्ता पण आम्ही एक ॲम्फी थिएटर बनवलंय तिथेच. ओके. तर दॅट इज अ रिसेंट प्रोजेक्ट. तो तेही, आणि बाकी तर आम्ही अजून असं एक पेंचमध्ये मागच्या वर्षी रिसॉर्ट बनवलं. ते पण अच्छा. खूप वेगळं आणि इकॉनॉमिकली म्हणजे बजेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट केलाय ते पण, आणि कमी बजेटमध्ये खूप छान काम केलंय. तर ते पण एक आवडलंय. आणि असे अजून रेसिडेन्सीमध्ये तर भरपूर इंटिरियर प्रोजेक्ट्स आहे, पण जे मेजर आहेत ते तर आता मी तुम्हाला सांगितले ते जास्ती मला एम्फी आवडतात. थिएटर के प्रोजेक्ट में एक ये है कि आप जो बनने से पहले वो जगह पे स्टूडेंट्स ज़्यादा जाना नहीं पसंद करते थे. ये स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ जीएमसी में था वो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ एक इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो वहाँ पे पहले गार्डन कुछ भी डेवलप नहीं था. तो वहाँ की डीन सर ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप इस पे काम कीजिए. तो उनके एसोसिएशन ने उसको फंड किया हुआ है. तो वो प्रोजेक्ट बनने के बाद वहाँ का आप एनवायरनमेंट देखेंगे तो बच्चों के लिए, क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज के जो बच्चे हैं थोड़ा स्ट्रेसफुल वर्क है, वो इतना बहुत हार्ड वर्किंग फील्ड है वो. तो वहाँ के बच्चों को थोड़ा रिक्रिएशन भी चाहिए रहता है. उनको थोड़ा समय आनंद वाला समय लेने के लिए भी उनको बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए उन्होंने वैसा प्लान किया था. तो अभी आप देखेंगे तो बच्चे पूरे गार्डन में बैठे हैं, लॉन में 4 लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं. एम्फी थिएटर मतलब ओपन एयर ऑडिटोरियम, ओपन एयर ऑडिटोरियम बनाया है. तो ओपन एयर ऑडिटोरियम में बच्चे बैठे हैं, बात कर रहे हैं. आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पे बना है. तो उसको वो देखने के बाद उसको बहुत कोई भी आर्किटेक्ट के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट है, मतलब क्योंकि पब्लिक स्पेस है. तो लोगों को डायरेक्ट इंटरेक्शन करते देखते हैं. बच्चे वहाँ पे म्यूजिक का रिहर्सल करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम लेते हैं. तो 400 से 500 की कैपेसिटी है. तो वहाँ पे बच्चे अच्छा एक कार्यक्रम लेते हैं. तो वो एक प्रोजेक्ट है जो हमें अभी रिसेंटली कंप्लीटेड है, पर उसका एक इम्पैक्ट दिखता है. नॉर्मल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में आपको इम्पैक्ट नहीं दिखेगा. आप उनको हैंड ओवर कर दोगे और उसके बाद वो उसका आनंद लेते रहेंगे आने वाले 30-40 साल तक एक नॉर्मल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में. पर एक पब्लिक प्रोजेक्ट में जैसे ही आप प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे उसके बाद आपको एक इम्पैक्ट दिखेगा कि लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट कैसे आया. तो वो इम्पैक्ट का एक अलग इमोशनल सेटिस्फेक्शन जो मिलता है वो अलग है. बड़ी अच्छी बात है. सर, माझा शेवटचा प्रश्न की पुढील 5 वर्षामध्ये सतोम सोल्युशनला आपण कुठे बघणार आणि काय योजना आहेत भविष्यातील आपल्या? हमारा ऐसा सोचना है कि आने वाले सालों में हमको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा जाना है, पब्लिक प्रोजेक्ट्स करने हैं. क्योंकि पब्लिक प्रोजेक्ट्स में जैसे मैंने अभी बताया इम्पैक्ट जो होता है कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है ये ज़्यादा अच्छा होगा. तो और टीम बढ़ाना उसके लिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोजेक्ट्स ज़्यादा आएंगे और हम एक्सपैंड नहीं करेंगे. तो उसके लिए अगर वैसा होगा तो हम लोग डिलीवर नहीं कर पाएंगे. तो अभी हमारा फिलहाल जो एम है, नियर फ्यूचर जो एम है, ये हमारी अच्छी टीम कैसे बनाना. हमारी टीम हम लोग कैसे और यंग आर्किटेक्ट्स को जोड़ सके साथ में, और एक अच्छी टीम सतम सॉल्यूशंस को और अच्छा बड़ा कैसे करना ताकि ज़्यादा अच्छे आर्किटेक्ट्स रहे, टैलेंटेड यूथ रहे हमारे साथ, और उसके साथ साथ हम और अच्छे प्रोजेक्ट्स भी लेके आ पाए ताकि हम लोग और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें. तो एक ऐसा एक अच्छा सोचा है की फ्युचर में एक्सपॅन्ड करेंगे. अच्छा, भविष्यातील फार सुंदर योजना आहेत. सतोम सोल्युशनला भविष्यासाठी फार खूप खूप शुभेच्छा. आपण दोघेही शंखनाद प्रस्तुत बिझनेस मंत्र या कार्यक्रमात आलात. मॅम, आपलं आणि सर तुमचं पण आभार. थँक्यू. आता वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची. पुन्हा भेटूयात एका नवीन विषयासह. तोवर नमस्कार.